हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्टाइलन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल हमने स्टाइलन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया था, उसमें हमने इनका पूरा बिजनेस मॉडल डिटेल में स्टडी किया था। और साथ ही साथ हमने जो इनका क्वार्टर वन का अभी जो रिजल्ट आया FY 26 में, इसको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज का जो वीडियो है ये उसी का सेकेंड पार्ट वीडियो है। और आज के वीडियो में हम इनका पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल डिस्कस करेंगे एंड इनका जो करंट में वैल्यूएशन क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और थोड़ा डिस्कशन हम इनके जो फ्यूचर का वैल्यूएशन है, 1 ईयर फॉरवर्डेड पीई एंड 1 ईयर फॉरवर्डेड जो पीजी रेशियो है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जिससे आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिलेगी। तो आइए सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल हम लोग ब्रीफ में देखते हैं। वैसे डिटेल में जानना है तो कल का वीडियो आप लोग देख लीजिए, लेकिन आज हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। तो इनके बिजनेस के तीन वर्टिकल्स है। इनका जो रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है तीन जगहों से आता है। फर्स्ट है इनका रेफ्रिजरेंट वाला बिजनेस, दूसरा बिजनेस है इनका इंडस्ट्रियल गैसेज का, और तीसरा बिजनेस है इनका वाशर पंप एंड रेफ्रिजरेंट के कैन ये लोग बनाते हैं। तो इनका जो फर्स्ट सेगमेंट है रेफ्रिजरेंट वाला, उसका मीन्स क्या है कि ये लोग जो कूलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एसी है, जैसे आपका फ्रिज है, या जो और अदर कूलिंग्स यूज होती है, जैसे फोर व्हीलर गाड़ियों में यूज होती है, तो ये सारे कूलिंग प्रोडक्ट्स के लिए जो यूज होती है गैस, वो गैस ये लोग बनाते हैं, उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। और जो इनका दूसरा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल गैसेज का, उसमें ये लोग ब्लेंड ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन्स के ब्लेंड्स ये लोग बनाते हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में यूज की जाती है, जैसे सेमी कंडक्टर्स में, ऑटोमोटिव में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, फायर एक्सटिंग्विशिंग जो इक्विपमेंट बनते हैं उनमें यूज की जाती है। एंड कुछ ये लोग जैसे कुछ जो स्प्रे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में यूज किए जाते हैं, तो उनमें ये कैसे यूज की जाती हैं। तीसरा सेगमेंट इनका वाशर पंप एंड रेफ्रिजरेंट कैंस वाला है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये बेसिकली रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट होते हैं, जो जब आपके एसी में गैस खत्म हो जाती है, या आपके जो है कि फोर व्हीलर गाड़ियों में आपके जो एसी को ठंडी करने वाली जो गैस है, चिलिंग वाली जो गैस है, वो खत्म हो जाती है, तो उसके लिए लोग रेफ्रिजरेंट कैंस बनाते हैं। तो वो रेफ्रिजरेंट कैंस के जरिए आप इनमें फिलिंग करते हैं, प्लस आगे फिर अपने प्रोडक्ट को दोबारा यूज करते हैं। तो ये इनके तीन टोटल बिजनेस सेगमेंट थे जहां से इनको रेवेन्यू मिलता है। एंड आगे इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम लोग। तो इनके टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है करंटली। एक महाराष्ट्र में है, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में, और महाराष्ट्र में 2 प्लांट है। तो और ये इन चारों प्लांटों में इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, और इनके 2 नए प्लांट और आने वाले हैं। एक तो आ रहा है आपका महाराष्ट्र में, ये जो खालपुर वाला इनका एक प्लांट है खालपुर में, वहां पर ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो एक प्लांट ये लोग वहां नया डाल रहे हैं। और दूसरा प्लांट इनका आंध्र प्रदेश में आ रहा है, मंबट्टू करके कोई जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पर ये लोग एक बिल्कुल एडवांस प्लांट ला रहे हैं। और आगे ये लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसी गैसेज या ऐसी स्पेसिफिक गैसेज ये लोग बना रहे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करे। और ऐसी कई गैसेज जिन्होंने मैन्युफैक्चर कर भी ली है, जो कि जिनका की स्टैंडर्ड, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, उनके अकॉर्डिंग ये सारे पैरामीटर पर फिट बैठती है। इनका अभी जनवरी में आईपीओ आया था, जिसमें इन्होंने 199 करोड़ का कैश इन्होंने रेज किया था। 199 करोड़ का फंड इन्होंने रेज किया था मार्केट से, और बेसिकली वो सारा का सारा फंड ये लोग अपने वर्किंग कैपिटल और जो कैपेक्स कर रहे हैं लोग, जो दो नए प्लांट लगा रहे हैं, वहां पर ये सारा उसको कंज्यूम कर रहे हैं। आइए अब वीडियो के अगले पार्ट में हम इनका कॉन्फ्रेंस कॉल डिस्कस करते हैं। तो इनका कॉन्फ्रेंस कॉल 24 अगस्त अभी आया था, 24 अगस्त 2026 को। एंड इन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि इनका जो FY 26 का स्टार्ट है बहुत शानदार रहा है। इनका रेवेन्यू ग्रू बाई 50.3% क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मींस लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 50% से ज्यादा से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और वो अभी देखेंगे तो 110.55 करोड़ रुपए हो गया है। एंड इनका इबिट्टा ग्रू बाई 12.73%, और वो 14.37 करोड़ हो गया है। एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ग्रू बाय 21.47%, और ये अभी 10.36% हो गया है, सॉरी 10.36 करोड़ हो गया है। अगर इनका फर्स्ट क्वार्टर देखेंगे ना, तो ट्रेडिशनली इनका फर्स्ट क्वार्टर हमेशा तो थोड़ा वीक रहता है। इनका जो फर्स्ट हाफ है, जो फर्स्ट क्वार्टर और जो सेकंड क्वार्टर है, वो इनका थोड़ा सा वीक रहता है, क्योंकि ये बेसिकली ये लोग कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कूलिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एसी और फ्रिज, इनके लिए गैसेज बनाते हैं। और जो फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें कूलिंग एक्चुअली बारिश का सीजन आ जाता है, तो कूलिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, इसलिए इनका ट्रेडिशनली फर्स्ट क्वार्टर इनका वीक रहता है कंपेयर टू जो और 3 क्वार्टर है उससे। तो मैनेजमेंट का कहना भी है कि इनका ये फर्स्ट क्वार्टर वीक होने के बावजूद भी अगर इन्होंने 50% का ग्रोथ दिखाया, तो ये इनके लिए बहुत एनकरेजिंग है। और इस परफॉर्मेंस से, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस से मैनेजमेंट काफी खुश भी है, और इनको होपफुली ये आगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन्होंने एक MOU साइन किया है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, तो जिसमें कि ये लोग भीलवाड़ा में अपना एक R32 गैस का एक प्लांट मैन्युफैक्चर करेंगे, एक प्लांट पूरा सेटअप करेंगे, और इसमें कैपेक्स लगभग 200 करोड़ का ये लोग कर रहे हैं। एंड यहाँ पर
अगर देखेंगे तो फुल रेंज ऑफ रेफ्रिजरेंट की जो गैसेज होती है, जो कई वैरायटी की होती हैं, तो वो सारे टाइप्स ऑफ गैसेज ये लोग यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसमें 410A, 404A, 454B एंड 513A का प्रोडक्शन ये लोग करेंगे। इनका जो मंबट्टू आंध्रा वाला प्लांट है, आंध्रा वाले प्लांट में ये लोग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इनका जो खालपुर वाला प्लांट है, महाराष्ट्र वाला, खालपुर वाले प्लांट में लोग सेमीकंडक्टर एंड लिक्विड हीलियम की जो कैपेबिलिटीज है उसका और एक्सपेंशन कर रहे हैं। और इनका मैनेजमेंट बता भी रहा है कि इन सारे इन्वेस्टमेंट से ये लोग जो हाई ग्रोथ मार्केट है, जो हाई ग्रोथ का जो सेगमेंट है, उसको ये लोग टैप कर रहे हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर सेगमेंट है, सोलर है, फाइबर ऑप्टिक्स है एंड जो एडवांस्ड कूलिंग एप्लीकेशंस है उस वाले सेक्टर में लोग टैप कर रहे हैं। मैनेजमेंट का फोकस सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी के साथ अपने जो कस्टमर है, जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको जो है कि मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, उनको जो है आपका कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का है। और इसके जरिए ये लोग कई सारी इंडस्ट्रीज जो कि एडवांस इंडस्ट्रीज है उनमें ये लोग काफी सर्व कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, फार्मा इंडस्ट्री है, फायर सेफ्टी इंडस्ट्री है एंड डिफेंस एंड पावर सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उनमें इनके प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। आगे इनके मैनेजमेंट अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये लोग ऐसे रॉ मटेरियल ये लोग खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो रॉ मटेरियल इनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये लोग जैसे पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो लॉजिस्टिक है, ये सारा काम भी ये लोग खुद कर रहे हैं। तो ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अपने प्रोडक्ट्स का खुद ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि इनका जो मार्जिन है 30 to 35% का ये लोग ग्रोथ अचीव करेंगे। और जो इनका मार्जिन है वो अभी 9 to 10% है, उसको बढ़ा के लोग 12 to 13% तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये था इनका पूरा ओपनिंग रिमार्क। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेक्शन के ऊपर। तो इनसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो इनके भीलवाड़ा प्लांट के बारे में पूछा गया था कि इनका वहां पर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कब तक पूरा हो जाएगा, और आफ्टर कैपेसिटी एक्सपेंशन इनका जो रेवेन्यू है वो कितना वहां से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो मैनेजमेंट ने बताया कि जो भीलवाड़ा वाला प्लांट है वो R32 गैस का प्लांट है। R32 क्या होता है, जो हम लोग एसी यूज करते हैं इंडिया में 90% अभी देखेंगे तो R32 गैसेज यूज की जाती है एसी में, लेकिन ये टाइम के साथ ये धीरे धीरे रिप्लेस हो रही है। तो जो इनका जो प्लांट है भीलवाड़ा में, ये R32 गैस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एंड इनका जो कमिश्निंग है वो Q4 of 26 तक, मीन्स इसी साल के अंत तक ये कमिश्निंग इसकी पूरी हो जाएगी, वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और वहां से जब फुल फेज में प्रोडक्शन आएगा तो इनका जो रेवेन्यू है वो 300 से 350 करोड़ वहां से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो इनका इबिट्टा मार्जिन है वो भी हेल्दी रहेगा, 20 से 22% का ये लोग हेल्दी इबिट्टा यहाँ से इनको मिलेगा। और यहाँ से लोग डोमेस्टिक के साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट है दोनों मार्केट को कैटर करेंगे। एंड इन्होंने बताया कि करेंटली ये जितना भी R32 गैस को ये सेल करते हैं वो उसमें से 2000 से 3000 टन इनको R32 बाजार से खरीदना पड़ता है, इनको मार्केट से लेना पड़ता है, इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो इनका प्लांट है भीलवाड़ा वाला प्लांट, ये लगभग 5000 MTPA का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5000 MTPA का जो इनका ये प्लांट जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो इनकी जो ये लोग बाहर से मार्केट से ये लोग गैस खरीदते हैं R32, इनको खरीदना नहीं पड़ेगा। और इनका जो 2000 से 3000 टन का रिक्वायरमेंट है जो लोग बाहर से लेते हैं वो पूरा हो जाएगा। प्लस जो एडिशनल इनके पास 2000 MT एक्स्ट्रा आएगा मीट्रिक टन, उसको ये लोग एक्सपोर्ट मार्केट में सेल करेंगे। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि आगे आने वाले समय में इन गैसेज की, जैसे अभी इंडिया में आप एसी का पेनिट्रेशन देखें बहुत कम है, तो जैसे जैसे एसी का पेनिट्रेशन अपनी कंट्री में बढ़ेगा और अदर जो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जहां पर एसी का पेनिट्रेशन अभी कम है, तो वहां से भी इनको काफी डिमांड दिखाई दे रही है। तो आगे आने वाले टाइम में जब ये 5000 मीट्रिक टन का इनका प्लांट कंप्लीट हो जाएगा भीलवाड़ा वाला, तो ये एक और 5000 मीट्रिक टन का प्लांट वहीं पर भीलवाड़ा में ही लगाएंगे। एक्चुअली जो एसी में कूलिंग के लिए जो गैस यूज की जाती है वो R32 एक्चुअली क्या है ना कि हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन जो होता है, HFO बोलते हैं उसको। तो HFO का ही ब्लेंड होता है। तो जितने भी टाइप्स के गैसेज यूज की जाते हैं कूलिंग में वो सारे की सारी गैसेज HFO के ब्लेंड से ही बनाई जाती है। तो आगे हम हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन को HFO बोलेंगे क्योंकि बोलना बहुत लंबा हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछा गया अबाउट जो कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं सेमीकंडक्टर एंड HFO वाले प्लांट के लिए, उसके बारे में इनसे पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि HFO के लिए ये लोग 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने मंबट्टू जो आंध्र प्रदेश वाला प्लांट है वहां पर। एंड यहाँ से प्रोडक्शन FY27 के एंड तक शुरू हो जाएगा, मीन्स अगले साल के एंड तक यहाँ से प्रोडक्शन इनका स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट। एंड लिक्विड हीलियम एंड सेमीकंडक्टर के लिए ये लोग 150 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं जो इनका खालापुर वाला प्लांट है महाराष्ट्र में वहां पर। तो मीडियम टर्म में दोनों प्लांट जब कैपेसिटी एक्सपेंशन इनका कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से इनको ज्वाइंटली 500 to 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आगे मैनेजमेंट से अगला क्वेश्चन पूछा गया
इनका जो मार्जिन है वो कम आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उसके बारे में पूछा गया था कि आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो तो काफी अच्छा आया, लेकिन 50% पे आपने रेवेन्यू ग्रो किया, लेकिन आपका जो मार्जिन है, इबिटा मार्जिन वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम आया है। तो इसको आगे कैसे मार्जिन को कैसे स्टेबलाइज करेंगे? तो मैनेजमेंट ने बोला कि एक्चुअली इनका जो इस बार जो इबिटा मार्जिन कम हुआ है उसके पीछे रीजन ये है कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा ट्रेडिंग की है। मीन्स इन्होंने जो R32 गैसेज है इनको इन्होंने खरीदा और खरीद के इन्होंने सेल कर दिया। तो इसमें इनका क्या होता है, मार्जिन कम रहता है। और जब भी उसी R32 गैसेज को या HFO को ये लोग जब मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं तो उसमें इनका मार्जिन ज्यादा रहता है। तो इन्होंने बोला था कि हमारा ट्रेडिंग पार्ट ज्यादा रहा है इस बार, ट्रेडिंग पोर्शन ज्यादा होने की वजह से हमारा मार्जिन इस बार कम रहा है, लेकिन हमारा प्लांट अभी फुल, जो हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उनसे भी हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूसली आ रहा है और हमने कैपेसिटी बढ़ा भी दी है, वहां से प्रोडक्शन आना शुरू हो गया है। और जो 2 अपकमिंग प्लांट है वहां से भी प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ FY27 शुरू हो जाएगा। तो आगे आने वाले समय में आपको इनका मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, प्लस इनका रेवेन्यू भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। आगे एक इन्वेस्टर ने इनसे क्वेश्चन किया था, इनका जो प्रोडक्ट इनके जो 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो क्या चारों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लोग सेम ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर अलग अलग गैसेज को अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग प्लांट में लोग मैन्युफैक्चर करते हैं? तो मैनेजमेंट ने बोला था कि रेफ्रिजरेंट एंड नॉन रेफ्रिजरेंट दोनों में मोस्टली कॉमन प्रोडक्ट्स ही यूज होते हैं। दोनों इस सेगमेंट में लगभग कॉमन जो इनकी गैसेज है वही यूज होती है। इसके लिए इनके चारों ही प्लांटों में आप देखेंगे कि इनका जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स इनके चारों प्लांटों में बनाए जाते हैं। तो इनका जो रेफ्रिजरेंट और नॉन रेफ्रिजरेंट वाला सेगमेंट होता है ना, इसमें केवल 2-3 प्रोडक्ट ही अलग होते हैं, बाकी सारी गैसें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। तो इनका कहना है कि ज्यादातर प्रोडक्ट जो रेफ्रिजरेंट सेगमेंट में यूज होते हैं या फायर फाइटिंग वाले हैं जो या जो एरोसॉल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें जो और जो आपके ब्लोइंग एजेंट होते हैं इनमें जो यूज होते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो इनके सारे चारों यूनिट्स में लगभग सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं और इनको 1-2 यूनिट है इनकी है वहां पर जो 2-3 स्पेशल प्रोडक्ट हैं जो डिफरेंट होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर होते हैं। आगे इनके मैनेजमेंट ने बताया कि ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो फुली फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड है। एंड ये लोग मतलब क्या इसका कि ये लोग फॉर्मुलेशन, ब्लेंडिंग, पैकिंग एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खुद करते हैं। एंड इनका बस ये लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर नहीं करते थे अब तक। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी अपना करना चाहते हैं, तो इसके लिए लोग अपना खुद का मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट ये लोग भीलवाड़ा में लगा रहे हैं। जो R32 मॉलिक्यूल है वो वही प्लांट लगा रहे हैं लोग। तो और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो HFO का जो ब्लेंडिंग है, HFO से ही सारी कूलिंग गैसेज बनाई जाती हैं। तो जो HFO की ब्लेंडिंग है उसमें जो 50 से 60% जो हिस्सा होता है वो R32 गैस से ही आता है। तो HFO की ब्लेंडिंग में अगर 50-60% आपको मॉलिक्यूल्स R32 वाले गैस के ही लेने हैं, तो इसके लिए आपके पास अगर अपना खुद का R32 का प्लांट नहीं होगा तो फिर आपको 50-60% मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, दूसरों से आपको R32 गैस खरीदनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने अपना खुद का भीलवाड़ा में प्लांट लगा रहे हैं ये लोग और वहां से R32 का प्रोडक्शन ये लोग शुरू करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे कि फुल्ली अगर जिस दिन प्लांट स्टेब्लिश हो गया और वहां का प्रोडक्ट ये लोग यूज करने लगे अपने HFO ब्लेंडिंग में, तो ये लोग फुल्ली फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड तो थे ही थे, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी हो जाएंगे। एंड जब इनका विजन क्या है कि ये प्लांट 3-4 सालों के लिए नहीं लगा रहे, इनका विजन है कि हम लोग 10 से 15 इयर्स का विजन लेके R32 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, जिसके बाद हम एंड टू एंड मैन्युफैक्चरर हो जाएंगे। जितने प्रोडक्ट हैं जो कूलिंग जो अप्लायंसेज होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। और अगर आप देखें कि मैनेजमेंट के विजन के अकॉर्डिंग तो इन्होंने लॉन्ग टर्म का विजन लेके R32 प्लांट मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं वहां पर, जिसमें अभी लोग 5000 मीट्रिक टन का कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और इन फ्यूचर ये लोग 5000 मीट्रिक टन का कैपेसिटी एक्सपेंशन और करेंगे वहां से जब इनको मार्केट में डिमांड दिखाई देगी। आगे एक एनालिस्ट ने इनसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट एक्सपोर्ट ऑफ R32 गैसेज। तो मैनेजमेंट ने बताया कि इन फ्यूचर HFO की जो ब्लेंडिंग वाला जो सेगमेंट है उसमें इनको हाई डिमांड दिखाई देती है क्योंकि अभी जो एसीज में R32 गैसेज यूज हो रहे हैं, अगर आप इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखेंगे तो 600 है और इन फ्यूचर ये सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा R454B से। R454 जो बी गैस है इसका अगर आप ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखेंगे तो 300 है, मतलब लगभग आधा है R32 के कंपैरिजन में। तो और ये गैस जो R455B है ये मैन्युफैक्चर होती है HFO की ब्लेंडिंग से। तो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि इनका जो HFO की ब्लेंडिंग है उसमें डिमांड दिखाई देगा क्योंकि R32 गैसेज टाइम के साथ रिप्लेस कर दी जाएंगी R54B गैसेज के साथ।
और मैनेजमेंट का ये कहना भी है कि जो R54B गैस है उसको बनाने में भी जो HFO की ब्लेंडिंग है, HFO की ब्लेंडिंग करने के लिए R32 गैसेज का भी यूज किया जाता है। तो भले ही R32 गैसेज आगे चल के रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन जो R54 जो रिप्लेस करेगा इनको, वो गैस बनाने के लिए भी R32 की जरूरत पड़ेगी। तो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि और भी कई सारे प्रोडक्ट और भी कई सारी कैटेगरी के गैसेज मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका R32 गैसेज यूज की जाती हैं। तो इन फ्यूचर R32 डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगी, बट इनके जो बाई प्रोडक्ट हैं जिनसे ये लोग दूसरे गैसेज मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि आगे आने वाले समय में एसीज में और कूलिंग प्रोडक्ट्स में यूज किए जाएंगे, उसके लिए इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो करंटली ये केवल 2000 से 3000 टन का R32 सेलिंग करते हैं, लेकिन जब अगर आप इनका ब्लेंड फॉर्म में इनका कंजम्पशन देखेंगे तो ये एक कंजम्पशन कई गुना बढ़ जाता है। एंड इसलिए ये बोल रहे हैं कि इसलिए हमने करंटली 5000 टन का R32 का प्लांट हम लगा रहे हैं, और इन फ्यूचर 5000 टन का एक और प्लांट यहीं पर ये लोग और सेटअप करेंगे। आगे मैनेजमेंट से इनका जो पैट मार्जिन इस बार कम आया उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि रेनी सीजन की वजह से हमारे जो कूलिंग इंडस्ट्रीज में हमारा जो डिमांड है हमारे प्रोडक्ट का वो थोड़ा कम हो जाता है, तो वो कम हो गया। और Q1 में अगर आप देखेंगे कि इनका इनपुट कॉस्ट, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनका पैट मार्जिन कम हो गया। एंड आगे मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे जो क्वार्टर्स आएंगे उसमें सब ठीक हो जाएगा, और क्योंकि हमने अभी क्या है कि हमको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिलेगा, एंड हमारी जो हाई ग्रोथ हाई वैल्यू एडेड जो स्पेशलिटी गैसेज है उसकी भी सेल बढ़ेगी, तो इनका मार्जिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आगे एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया इनका जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में, तो मैनेजमेंट ने बताया कि हमारा एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अभी 20 to 25% होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे आने वाले समय में हमारा जो 2 नए प्लांट अभी ये लोग जो अभी पाइपलाइन में है, जो जिससे जिनका अगर उनका प्रोडक्शन जब शुरू हो जाएगा तो हमारा आगे आने वाले समय में कुछ सालों में 3 से 4 सालों में आपको दिखाई देगा कि हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ के 35 से 40% हो जाएगा, जो करेंटली 20 to 25% है। एंड हमारा अगर एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू से हमारा मार्जिन ज्यादा होता है, तो आप देखेंगे कि हमारे मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। आगे मैनेजमेंट से इनका जो आंध्र प्रदेश में मुंबट्टू वाला प्लांट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने बोला कि जो हमारा मुंबट्टू वाला प्लांट है वो हमारे लॉन्ग टर्म रोड मैप का हमारा हिस्सा है, एंड उसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी करंटली, और दे आर होपिंग कि ये FY 27 के एंड तक से कंप्लीट हो जाएगा और वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट फेज का प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा तो उससे वो प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 8000 मीट्रिक टन का होगा, एंड मेनली उसमें HFO एंड सम स्पेशलिटी गैसेज जो लोग बनाएंगे। और जो सेकेंड फेज का है, सेकेंड फेज में जब इनका सेकेंड फेज का जो कैपेक्स कंप्लीट होगा तो इनकी कैपेसिटी जो भी फर्स्ट फेज के कंप्लीशन के बाद 8000 मीट्रिक टन की है वो बढ़ के 15000 से 16000 मीट्रिक टन हो जाएगी। एंड इसकी वजह से इनका जो ये इनका मोस्ट एडवांस्ड प्लांट होगा। अभी तक इनके जो चारों प्लांट हैं पुराने वाले उनके कंपैरिजन में यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट आप सिस्टम देखेंगे, सारा सेटअप उसके अकॉर्डिंग ये लोग कर रहे हैं, तो ये सबसे इनका लेटेस्ट प्लांट होगा। एंड यहाँ पर ये, और यहाँ पर क्या है कि ये लोग जो क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, लोग यहाँ पर HFO ब्लेंड्स, सेमीकंडक्टर्स, सोलर्स और एंड डिफेंस एप्लीकेशन पे यूज होने वाले स्पेशलिटी गैसेज ये लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे। और मैनेजमेंट ने बताया मुंबट्टू वाले प्लांट के बारे में कि यहाँ पर टोटल कैपेक्स 550 से 600 करोड़ का कैपेक्स ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर, एंड फर्स्ट फेज में 300 करोड़ का कैपेक्स होगा, जिसमें से 50% फंडिंग ये लोग अपने इंटरनल एक्यूरल से करेंगे, अपने खुद के पैसे से करेंगे। उसके लिए कोई ये बैंक से कोई लोन नहीं लेंगे, ना ही कोई अपना जो इक्विटी डाइल्यूशन करेंगे। आगे उन्होंने अपना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि जो इनका स्पेशलिटी गैसेज वाला सेक्टर है जिसमें सेमीकंडक्टर, फार्मा, डिफेंस एंड जो आपके एडवांस कूलिंग प्रोडक्ट्स है, उससे जो इनका रेवेन्यू आता है 18 to 20% के आसपास आता है, और अगले 3 से 4 सालों में इसको बढ़ा के लोग 30 to 35% तक लेके जाएंगे, और जिससे इनका स्पेशलिटी गैसेज में क्या होता है कि इनका मार्जिन भी ज्यादा होता है, तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। आगे एक इन्वेस्टर ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि जैसे लोग हाई लेवल पे कैपेक्स कर रहे हैं तो इतना कैपेक्स करने के बाद इनके बैलेंस शीट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप करेंटली देखेंगे तो 0.4 है, और इतना हैवी कैपेक्स करने के बाद भी अगले 2 से 3 सालों में हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बिलो 1 रहेगा, 1 से कम ही रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ कैपेक्स हम लोग अपने इंटरनल एक्यूरल से, अपने खुद के पैसे से कर रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर ही हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स लेंगे बैंक से या फिर अपना इक्विटी डाइल्यूशन करेंगे। आगे इन्होंने डिविडेंड के बारे में बताया कि अपने टोटल प्रॉफिट का 15 to 20% एज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिया करेंगे हर साल। आगे एक एनालिस्ट ने इनसे सस्टेनेबिलिटी एंड ESG के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो मैनेजमेंट का कहना है कि ESG इज कोर ऑफ आवर स्ट्रेटेजी,
मैन्युफैक्चरिंग साइड में हम क्लीनर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को रिसाइकिल कर रहे हैं एंड एनर्जी एफिशिएंसी को अपनी बढ़ा रहे हैं। और जो अपने बहुत सारी एनर्जी यूजेज के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि सोलर पैनल्स को यूज कर रहे हैं, सोलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको अपने प्लांट में, अपने प्रोडक्शन में यूज करेंगे। और जो इनका अपकमिंग प्लांट है वो दोनों ही प्लांट इनके जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम एंड एडवांस्ड एमिशन कंट्रोल के साथ ही डिजाइन की गई है। आगे एक एनालिस्ट ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि अपनी कंपनी को ये 2030 में कहाँ देखना चाहते हैं, अब इनका मैनेजमेंट का क्या विजन है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये चाहते हैं कि बाई 2030 ये वर्ल्ड के टॉप 3 फ्लोरोकेमिकल प्लेयर में अपनी कंपनी को शामिल करना चाहते हैं। मतलब दुनिया के सबसे 3 बड़े सबसे जो फ्लोरोकेमिकल्स के प्लेयर हैं उसमें ये शामिल होना चाहते हैं। एंड इनका साइज ये 2030 तक अपने साइज को बढ़ा के इनका जो रेवेन्यू का टारगेट है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा करने का है। करंटली अगर आप देखते हैं कि इनका जो रेवेन्यू आया है पिछले साल 377 करोड़ आया, मीन 380 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आया है। और अगले 2030 तक मीन अभी कितने साल हो गए, 5 से 6 सालों में ये लोग बोल रहे हैं कि हम इसको 5,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू करने का हमारा टारगेट है। मीन अपने प्लांट को ये लोग अगले 5-6 सालों में 15 गुना करने का टारगेट रख रहे हैं। एंड जो इनका इबिटा मार्जिन उसको 20% से ज्यादा ये लोग करेंगे 2030 तक। एंड अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में उन्होंने बताया कि 2030 तक इनके पास जो प्रोडक्ट होंगे उनमें HFO ब्लेंड्स होंगे, स्पेशलिटी गैसेज होंगे, सेमीकंडक्टर्स एंड डिफेंस फोकस प्रोडक्ट्स होंगे इनके। और साथ ही साथ सोलर एंड हेल्थ केयर सेक्टर के जो एडवांस एप्लीकेशंस हैं उस वाले सेगमेंट के लिए भी लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और 2030 तक इनका टारगेट है कि अपना जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो अभी करंटली 18 से 20% है उसको बढ़ा के लोग 45 to 50% तक लेके जाएंगे। इन शॉर्ट अगर आप देखते हैं तो मैनेजमेंट का टारगेट है कि शॉर्ट टर्म में इन शॉर्ट स्टेलियन इंडिया को फुल्ली इंटीग्रेटेड, इनोवेशन लेड एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फ्लोरोकेमिकल लीडर के रूप में लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आगे एक एनालिस्ट ने इनसे कंपटीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा। तो कंपटीशन के बारे में मैनेजमेंट ने बोला कि नो डाउट इंडिया में कंपटीशन काफी बढ़ रहा है। जो ग्लोबल कंपनियां हैं, जो वर्ल्ड वाइड कंपनियां, वो कंपनियां इंडिया में अपना बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए देख रही हैं। लेकिन हमारे पास कुछ यूनिक एडवांटेजेस है, जैसे कि हम इंडिया के इकलौते फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं जिनका कि पैन इंडिया प्रेजेंस है। एंड हमारा जो फोकस है वो स्पेशलिटी गैसेज एंड HFO के ऊपर है, जहां पर कि अभी कंपटीशन अभी इनिशियल लेवल में है। मैनेजमेंट का आगे कहना है कि डोमेस्टिक बिजनेस में इनका करंट मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो 12 to 14% के आसपास है। और इनका टारगेट है कि मिड टर्म मीन 3 से 4 सालों में ये इसको बढ़ा के 20% तक लेके जाएंगे। आगे इन्होंने बताया कि स्पेशलिटी गैसेज में लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पेशलिटी गैसेज के मैन्युफैक्चरिंग में। और स्पेशलिटी गैसेज में इनको मार्जिन भी ज्यादा मिलता है। तो इन फ्यूचर इनका जो कंट्रीब्यूशन स्पेशलिटी गैसेज का है रेवेन्यू में वो 18 to 20% है, जो बढ़ के 30 to 35% हो जाएगा। एंड इनका इबिटा मार्जिन में भी लगभग 2.5 से 3% की ग्रोथ हमको दिखाई देगी, जो कि करेंटली अगर आप देखते हैं तो 9 to 10% है, वो बढ़ के मिड टर्म में 12 to 13% तक पहुंच जाएगा। आगे एक एनालिस्ट ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कस्टमर डिपेंडेंसी रिस्क के ऊपर, मींस कि आपका जो रेवेन्यू आता है वो अपने कस्टमर से कितना आता है। अगर मान लीजिए किसी एक ही कस्टमर से आपका 30-40% रेवेन्यू आता है और कल को कस्टमर आपको छोड़ के चला जाएगा तो आपका तो पूरा रेवेन्यू गिर जाएगा। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारी कस्टमर डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी एक कस्टमर के ऊपर या 2-4 कस्टमर के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं करते। हमारे पास वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स हैं। हम 500 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व करते हैं और किसी भी कस्टमर से हमारा 5 to 6% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। टॉप 10 कस्टमर्स मिलकर 30% से भी कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे ऊपर कस्टमर का डिपेंडेंसी का कोई रिस्क नहीं है और इन फ्यूचर हम और भी कस्टमर और एक्वायर करेंगे और भी कस्टमर के साथ अपना बिजनेस डील आगे बढ़ाएंगे। तो इसके हिसाब से आप देखें तो बिजनेस में कस्टमर डिपेंडेंसी का कोई रिस्क नहीं है। तो मैनेजमेंट ने आगे बताया कि अर्निंग ग्रोथ तो कंपनी का मेन फंडामेंटल होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी 3 क्रिटिकल लीवर्स और होते हैं जो कि बिजनेस के बेसिकली लीवर होते हैं, ग्रोथ को आगे लेके जाते हैं, जिसमें पहला है डाइवर्सिफिकेशन एंड दूसरा है इनोवेशन और तीसरा है गवर्नेंस। तो मैनेजमेंट का कहना है कि डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो हम बोथ प्रोडक्ट वाइज एंड जियोग्राफी वाइज दोनों ही सेगमेंट पे हम अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। तो हमको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है, हम आगे और ग्रोथ करते जाएंगे। एंड सेकंड जो इनोवेशन वाला पार्ट है, इनोवेशन वाले पार्ट के ऊपर ये बोल रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यूसली वी आर इन्वेस्टिंग इन R&D एंड नए मॉलिक्यूल डेवलपमेंट में और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम लोग अपना कंटिन्यूसली खर्च कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उसमें हमारी टीम काम कर रही है। तो वहां से भी इनके बिजनेस को कोई रिस्क नहीं है। और जो तीसरा है गवर्नेंस वाला पार्ट, तो गवर्नेंस वाले पार्ट के लिए मैनेजमेंट कहता है कि हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी पूरी मेंटेन करके रखी है और जो ESG है उसके ESG के अकॉर्डिंग हमारा पूरा बिजनेस से अलाइनमेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट से भी इनको ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारे इनके जो नॉर्म्स है कंपनी के वो सारे इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अलाइन है। एंड
जो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि ग्लोबल पैरामीटर के अकॉर्डिंग भी इनके सारे प्लांटिंग मैन्युफैक्चरिंग अलाइनमेंट है। एंड इसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लोबली जो कस्टमर्स है वो भी हमारे हमको ज्यादा बिजनेस देंगे, क्योंकि हमारे सारे पैरामीटर्स एज पर ग्लोबल नॉर्म्स सब कुछ फिक्स है। एंड जो इनका इससे क्या होता है कि इनको इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मिलता है और इनको अच्छा वैल्यूएशन मिलता है मार्केट से। तो दोस्तों ये था इनका पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस कॉल था। अगर आप देखेंगे कि मैनेजमेंट का अगले 5-6 सालों का व्यू है कि अगले 5-6 सालों में अपने प्लांट को ये लोग 15 टाइम्स करेंगे, अपने रेवेन्यू को लोग 15 टाइम्स करेंगे। अभी इनका लगभग 380 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है और 2030 तक ये लोग 5000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो एटलीस्ट 14-15 गुना लोग अपने रेवेन्यू को कर देंगे। तो इनका प्लांट भी तो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। और करेंटली आप देखें भीलवाड़ा में इन्होंने लगभग 5000 MT का प्लांट लगा ही रहे R32 का। इसके बाद वहां पर 5000 MT का और एक प्लांट लगाएंगे। एक इनका जो आंध्रा वाला प्लांट है वो भी FY27 तक कंप्लीट हो जाएगा, वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इनके सारा ही कुछ इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में सारी चीजें अच्छी दिखाई दे रही है। सारा कुछ इनका बिजनेस के सारे पैरामीटर्स पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस देखिए 50% की ग्रोथ आ रही है। पैट मार्जिन को भी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, जो अभी 19% उसको बढ़ा के 12-13% लेके जाएंगे। नए नए प्रोडक्ट ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, ये सेगमेंट थोड़ा सा ऐसा है जिसको थोड़ा ट्रैक करना और स्टडी करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फिर भी मैंने जितनी मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में इनके प्रोडक्ट्स के बारे में प्लस इनके बिजनेस मॉडल को आपको समझा सकूं, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा इनका वैल्यूएशन पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इनका करंट पी देखेंगे तो 42 है और इनका ग्रोथ का गाइडेंस है कि 30-35% के रेट से लोग ग्रो करेंगे। और अगर जो इनका पैट मार्जिन है अगर वो 12-13% के अकॉर्डिंग 12-13% बढ़ के चला जाएगा। करेंटली अभी 10% है। तो जो इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी निकल के आता है अगर 13% ग्रोथ के अकॉर्डिंग 13% का जो मार्जिन उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें तो करेंटली इनका मार्केट कैप लगभग 1400 करोड़ का है। और इनका अगर आप 13% से इनका मार्जिन कैलकुलेट करते हैं इनके टोटल रेवेन्यू पे, तो आपको दिखेगा कि इनका जो पैट मार्जिन है 66 करोड़ रुपए के आसपास आता है। तो इनका जो पी निकल के आता है 1 ईयर फॉरवर्डेड पी 21 के आसपास आता है। और अगर इनका जो करेंटली अभी चल रहा है, मान लीजिए इनका मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होता है, मार्जिन इनका नहीं बढ़ता और जो अभी 9-10% का मार्जिन ये जनरेट कर रहे हैं उतना ही जनरेट करते हैं, तो हम अगर 10% का मार्जिन लेके इनका फॉरवर्डेड पी कैलकुलेट करें तो इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी निकल के आता है 28। तो आप और इनका जो अभी Q1 में ग्रोथ आया था वो कितना आया 50% आया। और इनका अगर लास्ट ईयर का भी ग्रोथ आप देखें तो उसमें 62% की ग्रोथ आई थी FY25 में कंपेयर टू FY24। तो 62% की ग्रोथ इनकी लास्ट ईयर आई थी और इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इनकी 50% से ज्यादा की ग्रोथ आई है। तो ऑल एंड ऑल अगर आप देखें तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत शानदार इनका परफॉर्मेंस है। और आपको 50% ग्रोथ करने वाली कंपनी 20-28 की पीई पर 1 ईयर फॉरवर्डेड पीई पर अवेलेबल है। और आपको क्या चाहिए, मीन्स की ठीक है छोटी कंपनी 1400 करोड़ का मार्केट कैप है तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन बहुत शानदार कंपनी है करेंटली इनके फिगर्स निकल के आ रहे हैं इनके बिजनेस के। तो बहुत शानदार कंपनी है। आपको इतने शानदार ग्रोथ वाली कंपनियां इतने कम वैल्यूएशन पे जनरली नहीं मिलती हैं। तो आप देखेंगे नो डाउट इनका लिस्टिंग के बाद से इनका शेयर प्राइस भी लगभग डबल हो गया। लेकिन डबल होने के बाद भी अभी भी इनका फॉरवर्डेड पी 1 ईयर 21 से लेकर 28 के बीच में निकल के आ रहा है 50% ग्रोथ पर। और अगर आप इनका पीजी रेशियो भी देखेंगे तो पीजी रेशियो अगर 21 के पी पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.42 का निकल के आता है। और अगर आप 28 के पी पर कैलकुलेट करेंगे तो 0.56 निकल के आता है। मीन्स की जो फाइनेंस की दुनिया है, फाइनेंस की लैंग्वेज में 1 का पीजी रेशियो हेल्दी माना जाता है और 1 से नीचे का जितना आपको कम पीजी रेशियो मिले उतना बढ़िया माना जाता है। तो आपको 0.42 के पीजी रेशियो पर 50% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी मिल रही है जिसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी 21 से 28 के बीच में है। तो बहुत शानदार बिजनेस है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इसमें थोड़ी सी एलोकेशन ली है और अगले नेक्स्ट क्वार्टर में मैं इनको ट्रैक करूंगा। अगर ये एज पर देयर कन्वर्सेशन ये लोग परफॉर्म करते हैं तो मैं इसमें अपनी होल्डिंग को और इंक्रीज करूंगा। आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।